नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत प्रतिवेदन या रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि प्रतिवेदन होता क्या है, इसके लिखने के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं एवं लिखने की विधि के साथ साथ उदाहरणों से इसको समझेंगे। प्रतिवेदन के बारे में बात करते हैं। यह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह संक्षिप्त किंतु गूढ़ रचना होती है जिसे पढ़कर या सुनकर घटना या कार्यवाही के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वर्तमान स्थिति, जो भी कार्य चल रहा है, जो भी परियोजना चल रही है, उसके बारे में उसकी वर्तमान स्थिति, वास्तविकता क्या है, उसकी कहाँ तक प्रगति हुई है, इसकी जानकारी मिलती है। प्रतिवेदन के उद्देश्य। प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम न हो पाए। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है, अर्थात जो भी कार्य पीछे हो रहे हैं या जारी हैं, उनसे प्रतिवेदन के माध्यम में उनमें क्या तरक्की हुई, इनमें क्या क्या कमियां रह जा रही हैं जिसकी वजह से कार्य में बाधा पड़ रही है, उन सब सारी चीज़ों को जो भी संस्था है, जो भी अधिकारी प्रतिवेदन को पढ़ता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है और भविष्य में उस तरह की परियोजना या कार्य पर जब काम करता है तो उसमें कमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। प्रतिवेदन में यथार्थ की तस्वीर रहती है। इससे अधिकारी या संस्था को आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। यथार्थ से मतलब है सत्यता, यानी इसमें किसी भी तरह का भटकाव या भ्रम की स्थिति नहीं होती है। जो भी कार्य की वास्तविक स्थिति है उसी को लिखा जाता है। रिपोर्ट का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति, संस्था, परिणाम, जांच अथवा प्रगति की सही और संपूर्ण जानकारी देना होता है। इसमें लेखक की भावना, कल्पना तथा प्रतिक्रिया शामिल नहीं होती। इस कारण संस्था या विभाग को कार्य या घटना की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। अर्थात इसमें जो लेखक है, जो रिपोर्ट लिख रहा है, प्रतिवेदन लिख रहा है, उसकी भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया बिल्कुल ही शामिल नहीं होती है, जैसा कि फीचर लेखन में होता है या अन्य लेखन में होता है। परंतु यहाँ पर वो सब नहीं होता है। वस्तु जो है, कार्य जो है, घटना जो है, उसमें वास्तविकता क्या है, वहाँ कहाँ तक प्रगति कर चुका है, उसी का विवरण रहता है। प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। संक्षेप से मतलब होता है बहुत ही कम शब्दों में। दूसरी बात क्या है कि सारी बातें सिलसिलेवार होती हैं, यानी क्रमबद्धता होती है। कार्यक्रम या घटना की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक में जो भी कार्यक्रम हुए उस बीच में, उन सबों को एक क्रम में पिरोया जाता है। घटना या प्रसंग की मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं। क्योंकि कोई भी समारोह होगा, कार्यक्रम होगा या घटना होगी, उसमें बहुत सारी बातें रहती हैं और अगर सबको लिखा जाए तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसकी जो उसका आकर्षण है वो कम हो जाएगा। इसलिए इन सब से बचने के लिए उसकी जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं शुरू से लेकर अंत तक, उनको हम काट छाँट कर अच्छे तरीके से लिखते हैं। सारी बातें सरल और स्पष्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मुहावरों का प्रयोग कर दें, सूक्तियों का प्रयोग कर दें या चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करें। इससे हम बचते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, सामान्य भाषा या सरल भाषा का प्रयोग करते हैं और रोचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं होता। जैसा कि डायरी, फीचर, अन्य तरह के जो लेख होते हैं उनमें इन सब का समायोजन होता है, समाहित होते हैं, परंतु रिपोर्ट या प्रतिवेदन में इनका कोई स्थान नहीं होता। यह घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। क्योंकि इसमें कल्पना नहीं होता, इसमें पक्षपात नहीं होता, इसलिए जो कार्य हो रहा है उसमें क्या प्रगति है, क्या व्यवधान आ रहे हैं, उनका जो घटना से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अधिकारी है या फिर जो कोई भी पढ़ रहा है प्रतिवेदन को, उससे पूरी तरह से रूबरू होता है। प्रकार। प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक, विवरणात्मक। व्यक्तिगत प्रतिवेदन में व्यक्तिगत बातों, भावनाओं तथा कल्पना का उल्लेख रहता है।
यह प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का भी रूप ले लेता है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे। तो इसमें भी कहीं कहीं इसकी रहता है कि भाई लोग जो अपनी भावनाओं का वर्णन कर देते हैं या कल्पनाओं का वर्णन कर देते हैं, तो यह जो है व्यक्तिगत किसी का विचार माना जाता है और इससे कभी कभी यह डायरी लेखन में महत्वपूर्ण हो जाता है। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय का वार्षिकोत्सव। यानी इस तरह का जो संगठनात्मक प्रतिवेदन है वो कोई भी संस्था होगी, विद्यालय होगा या फिर जो मतलब कि विभाग होगा, उसकी क्या सभा, कोई सभा उन्होंने आयोजित की या कोई बैठक की, उन सब का विवरण दिया जाता है। तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। किसी कार्य, योजना, घटना अथवा स्थिति का विवरण होता है। यानी जो कोई भी काम हो रहा है, या कोई सामाजिक कार्य है या राजनीतिक कार्य है या फिर अन्य से जुड़ा हुआ कार्य है, उसका जब हम विवरण देते हैं तो वो जो है क्या कहलाता है, विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। और इसमें मेला, पिकनिक, यात्रा को शामिल किया जाता है। लिखने की विधि, तो प्रतिवेदन को सबसे पहले तो क्या है कि यह संक्षिप्त होना चाहिए। घटना की मुख्य बातें ही प्रतिवेदन में लिखें। घटना का विवरण क्रमिक रूप से हो, यानी कि एक के बाद एक, शुरू से लेकर अंत तक घटनाओं का उसमें समायोजन होना चाहिए। इसके लिए एक सटीक शीर्षक जरूर हो। यानी जो भी आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं, जैसे वार्षिकोत्सव है, मेला है या फिर यात्रा कोई है, तो उसका सटीक शीर्षक आपको लिखना चाहिए। पुनरुक्ति दोष नहीं हो। पुनरुक्ति मतलब है कि बार बार किसी एक ही बात को दोहराने से आप बचें। इसकी भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट हो। भाषा जो हमने पहले ही कहा कि सरल होनी चाहिए और इसकी शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए, जो कि पढ़ने में रोचक लगे। अपने विचार या कल्पना न व्यक्त कर यथार्थ का वर्णन करें, क्योंकि जो प्रतिवेदन के हम परिभाषा में ही देखें कि इसमें यथार्थ का वर्णन होता है, यानी सत्यता का वर्णन होता है। अतः इसमें हम जो लेखक है या कोई भी जो लिख रहा है, वो अपनी कल्पना या फिर भावना या फिर विचार उसमें व्यक्त न करें। चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे उदाहरण हमने लिया है विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव 15 फरवरी 2020 को मनाया गया। पूरे विद्यालय भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। समारोह का प्रारंभ 3 बजे मुख्य अतिथि के आगमन के पश्चात हुआ। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने संबोधन में विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की जोरदार सराहना की। प्राचार्य डॉक्टर भवानी प्रसाद ने विद्यालय की वार्षिक उपलब्धियां अपने भाषण में प्रस्तुत की। सभी कक्षाओं के प्रथम व द्वितीय स्थानों पर आए बच्चों, विभिन्न खेलों में विजेता एवं उपविजेता टीमों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें समूह गीत, नृत्य तथा लघु नाटक के माध्यम से छात्र छात्राओं ने दर्शकों को खूब लुभाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। तो देखिए कितना संक्षिप्त प्रतिवेदन है और इसमें क्रमबद्धता है, शुरू से लेकर मुख्य अतिथि के आगमन से लेकर, और उसमें प्रचार के अभिभाषण के साथ साथ उसमें जो भी पुरस्कार वितरण हुआ या रंगारंग कार्यक्रम हुआ, उनमें एक क्रमबद्धता रखी गई। अतः यह एक अच्छा प्रतिवेदन है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका शीर्षक है मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में हर साल लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। यह कार्तिक पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले से 15-20 दिनों तक गंडक और गंगा के संगम पर लगता है। गंडक और गंगा कहाँ दोनों हैं? तो ये बिहार में। सोनपुर भी कहाँ पर है? बिहार में है। पूर्णिमा के दिन यात्रियों की भारी भीड़ हरिहर नाथ के दर्शन के लिए होती है। इस वर्ष भी मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की एक लंबी कतार थी। हरिहर नाथ के दर्शन के बाद लोग दुकानों की ओर बढ़े। उनकी सजावट मनमोहक थी। देश भर के व्यापारी आए थे। अलग अलग स्थानों पर दुकानें लगाई गई थी। पशु पक्षियों का जमाव एक स्थान पर था। हाथी, घोड़े, गाय, बैल इत्यादि खरीदारी हुई। दूसरे स्थान पर साधु सन्यासी अपनी अपनी कुटी में धुनी रमाए थे।
तीसरे स्थान पर सर्कस वाले तरह तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। रात में बिजली की रोशनी में सारा मेला जगमगा रहा था। सारा दृश्य मनमोहक था। पूर्णिमा के दूसरे दिन मैं घर लौट आया। तो मित्रों, उम्मीद है कि जो जो बातें इसमें शामिल की गई एक अच्छी रिपोर्ट या प्रतिवेदन के लिए आप सबको पसंद आई होंगी, और ना केवल पसंद आई होंगी बल्कि पूरी तरह से समझ भी आई होगी। और दूसरी बात है यह है कि परीक्षाओं के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, और खास करके 11वीं और 12वीं कक्षा सा सीबीएसई पाठ्यक्रम में 2 या 3 अंक के इससे मतलब कि प्रश्न आते हैं। तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और अपने इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।